बॉल की स्पीड जितनी बढ़ती जाती है, बाकी की दुनिया भी उतनी ही छोटी होती जाती है और आखिर में सपाट हो जाती है एक मैदान की तरह। अगर हम ग्रेविटॉन होते तो यही मानते कि हम तो हमेशा स्थिर ही रहते हैं और पूरा ब्रह्मांड हमारे सामने एक फ्लैट शीट जैसा है। हम अपनी असली जिंदगी में भी कुछ पार्टिकल को लीनियर पाथ पर घूमते हुए देखते हैं, मगर एक पार्टिकल के नजरिए से तो घूमने जैसी कोई बात ही नहीं होती। 1960 के दशक के आखिरी दिनों में मैथमेटिशियन रॉजर पेनरोज ने दुनिया को देखने का एक नया तरीका दिया। उन्होंने कहा कि लाइट की स्पीड से चलने वाले फोटोन और थियोरेटिकल ग्रेविटॉन जैसे एक ऑल्टरनेट रियलिटी को महसूस करते हैं, जिसे उन्होंने कहा जिसमें पॉइंट लाइन बन जाते हैं और लाइनें बन जाती हैं पॉइंट। उस ट्विस्टर स्पेस में ग्रेविटन जिस रास्ते पर चलता है वो पॉइंट बन जाता है और ये स्पेस और टाइम के लिए बिल्कुल नए कोऑर्डिनेटर है। 50 साल पहले हिडन रियलिटी की बात बड़ी बेईमानी सी लगती थी, मगर हाल ही में फिजिक्स की एक नई सोच में कहा गया है कि पेनरोज का अंदाजा बिल्कुल सही था। वो अपने वक्त से आगे थे और उस थियरी को फिजिसिस्ट कहते हैं होलोग्राफिक प्रिंसिपल। होलोग्राफिक प्रिंसिपल ये मानता है कि हम अंतरिक्ष में जो कुछ भी देखते हैं वो असल में किसी और रियलिटी का एक होलोग्राफिक स्क्रीन पर नजर आने वाला रिफ्लेक्शन है और कुछ नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि असली रियलिटी जैसे इस कमरे की दीवारों में छिपी हो। हर्मन ने इन दोनों विचारों को ट्विस्ट और होलोग्राफी में जोड़ दिया है। ये रियलिटी को मोड़ने वाली है जिसमें आइंस्टाइन की ग्रेविटी थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स साथ में आसानी से मिल जाती हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी मानती है कि ग्रेविटॉन बिल्कुल समतल स्पेस में चलते हैं, मगर ट्विस्ट और होलोग्राफी में ग्रेविटॉन के चलने का रास्ता एक पॉइंट है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि ग्रेविटॉन पानी में या रेत पर चल रहा है, क्योंकि उस रियलिटी में तो ग्रेविटॉन बिल्कुल स्थिर रहता है। अगर हरमन की बात सही है, तब तो ग्रेविटी एक ऑल्टर्ड रियलिटी में असली होगी और हम जिसे रियलिटी मान रहे हैं वो शायद एक भ्रम हो जो किसी और चीज से बना हो। वो भी एक अच्छा टीवी शो देखने जैसा ही है, क्योंकि हमें यह नहीं पता लगता कि पर्दे के पीछे रहने वाले कई लोगों ने मिलकर उसे बनाया है। आप मुझे रियलिटी के बारे में बताइए, असली जिंदगी में और फिजिक्स में। फिजिक्स में कई बार रियलिटी ना तो अनोखी होती है और ना ही ऑब्जेक्टिव, और कई बार वो भ्रम भी पैदा करती है। आप मेरे सामने बैठे हैं इसलिए आप मेरे लिए असली हैं, मगर क्या पता कोई मेरे साथ मजाक कर रहा हो। अगर ब्रह्मांड की ग्रेविटी सचमुच एक बहुत बड़ी मिराज है तो वो किसी न किसी चीज से तो जरूर बनी होगी। एक नई थियरी अब ये दावा कर रही है कि ग्रेविटी का एक दूसरा रूप प्योर हीट जैसा हो। प्राचीन यूनानी मानते थे कि आग ब्रह्मांड का एक मूल तत्व है, मगर थर्मोडायनामिक्स, जिसमें इसका अध्ययन किया जाता है कि कैसे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट से माइक्रोस्कोपिक इफेक्ट बनते हैं, उसने यूनानियों को गलत साबित कर दिया। आग एक ऐसी घटना है जो गर्म एटमों के जलने से पैदा होती है, मगर अब एक नई थियरी ने फिजिक्स की दुनिया में आग लगा दी है। वो कहती है कि आग की तरह ग्रेविटी भी एक थर्मोडायनामिक मिराज है। हाल में ही साइंस कम्युनिटी ने एक बिल्कुल नई खोज की है और वो ग्रेविटेशनल फिजिक्स के बारे में बड़ी ही अनोखी राय रखती है। ये कमाल है इस शख्स का। नहीं, ये हर्मन वेलिंडे नहीं है, ये तो उनके जुड़वा भाई हैं, एरिक।
बचपन से ही मैं और हरमन उन विषयों पर बातें किया करते थे जो हमें दिलचस्प लगते थे। अगर हम कुछ पढ़ते तो उसके बारे में आपस में बातें करते, मगर हम दोनों को फिजिक्स से कुछ ज्यादा ही लगाव था। एरिक और हरमन हॉलैंड में एक जैसी ही जिंदगी बिता रहे थे। दोनों ने यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में पीएचडी की और 2 सगी बहनों से इन्होंने शादी भी की। मगर एरिक की जिंदगी में तब एक नया मोड़ आया जब इनके घर में एक घटना हुई। मैं छुट्टियों में बाहर गया था और एक दिन जॉगिंग के बाद घर लौटा तो देखता हूं कि कोई मेरे घर में घुस आया था। वो मेरी कार की चाबी, मेरा लैपटॉप, मेरा पासपोर्ट, साथ ही कई और भी चीजें ले गया था। फिजिसिस्ट किसी सिस्टम में होने वाली उथल पुथल को एंट्रोपी कहते हैं। ब्रह्मांड में वो एंट्रोपी लगातार बढ़ती रहती है, मगर फिजिक्स में या आम जिंदगी में चीजें व्यवस्था से अव्यवस्था की ओर जाती हैं। एंट्रोपी को व्यवस्थित बनाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वैसे ही जैसे एरिक को अपना घर व्यवस्थित करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ी थी। इस अचानक होने वाली घटना से निपटते हुए एरिक को जबरदस्त इंस्पिरेशन मिली थी। एंट्रोपी और ग्रेविटी के बीच एक बड़ा गहरा संबंध है। मान लीजिए कि आप एक न्यूट्रॉन स्टार की सतह पर कहीं जा रहे हैं। वहां की जबरदस्त ग्रेविटी आपका वजन पृथ्वी के मुकाबले करीब 14 लाख करोड़ गुना बढ़ा देगी। उसकी वजह से आपके अंदर के एटमों में अपने आप ही एंट्रोपी बढ़ जाएगी। जब कोई चीज किसी बहुत बड़ी चीज की ओर खिंचती है तब उसे और ज्यादा ग्रेविटेशनल खिंचाव महसूस होता है और तब उसकी एंट्रोपी भी बहुत बढ़ जाती है। मैंने तो ग्रेविटी के मामले में यही देखा है कि जब ये सेब यहाँ होता है तब इसमें कम एंट्रोपी होती है, लेकिन जमीन पर जाते ही बढ़ जाती है। कुदरत भी एंट्रोपी बढ़ाती है या उसे बढ़ाने की कोशिश करती है। यही वजह है कि जब मैं इस सेब को गिराता हूँ, ये ज्यादा से ज्यादा एंट्रोपी पैदा करने की कोशिश करेगा और इसी वजह से ये नीचे भी गिरता है। एरिक मानते हैं कि भार वाली हर चीज ग्रेविटी की फोर्स को महसूस करती है, क्योंकि ब्रह्मांड लगातार उस अव्यवस्था को बढ़ाता रहता है या उसके अंदर की एंट्रोपी को। उस एंट्रोपी से जो फोर्स बनती है वो उन फिजिसिस्ट्स के लिए नई नहीं है जो थर्मोडायनामिक्स को समझते हैं। सच तो ये है कि एक हॉट एयर बलून में पैदा होने वाली एंट्रोपी ही हमें आसमान की ओर ले जाती है। एक हॉट एयर बलून में भी मॉलिक्यूल होते हैं। वो मॉलिक्यूल हिलते रहते हैं। वो एंट्रोपी को बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए वो बलून के अंदर ज्यादा जगह घेरने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जब बलून फैलता है तब वो ऊपर की ओर जाता है। बलून के अंदर गर्म हवा बाहर और ऊपर की ओर बढ़ती है, जिससे उसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है। उससे जो फोर्स बनती है वो बॉयंसी होती है। बॉयंसी कोई असली फोर्स नहीं है, बल्कि वो हवा के मॉलिक्यूल से पैदा होने वाली एंट्रोपी है। एरिक मानते हैं कि ग्रेविटी भी इसी तरह से किसी और चीज की एंट्रोपी से पैदा होती है, शायद स्पेस और टाइम की फैब्रिक में पैदा होने वाली अव्यवस्था से। एरिक अभी ये नहीं जानते कि वो किस चीज से बनती है, मगर वो ये जरूर मानते हैं कि ग्रेविटी ब्रह्मांड की एक फंडामेंटल फोर्स तो नहीं हो सकती। हाँ, उनके पास एक सुराग भी है। फिजिसिस्ट्स ने यह पता लगाया है कि एटमों की लिटरल इंफॉर्मेशन, यानी कि उसके शेप, पोजीशन, स्टेट और मूवमेंट के साथ एंट्रोपी का भी एक रिश्ता तो जरूर है। मैंने पहले भी कहा है कि स्पेस और टाइम में इंफॉर्मेशन जमा रहती है। हम उस इंफॉर्मेशन को 0 और 1 बिट्स के तौर पर देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन में भी एंट्रोपी हो सकती है। वो 1 या 0 में हो सकती है। शून्यों की एक लंबी लड़ी में अव्यवस्था बहुत कम होती है, लेकिन अब किसी लड़ी में बहुत से एक और 0 हो अलग अलग पैटर्न में, तब वो बड़ा ही अव्यवस्थित होती है। जब एरिक ने इस सोच को थर्मोडायनामिक्स के साथ जोड़ा, तब समाधान के तौर पर उन्हें न्यूटन और आइंस्टाइन की ग्रेविटी की थियरी मिली। बेशक ग्रेविटी को
एंट्रोपी में हुए बदलावों का नतीजा माना जा सकता है। मगर इसके लिए हमें ग्रेविटी को बिल्कुल अलग तरह से लेना होगा। उसे एक फंडामेंटल फोर्स मानने के बजाय हमें ये मानना पड़ेगा कि वो एक ऐसी चीज है जो पैदा होती है। हो सकता है कि अगर हम और ध्यान से विचार करें तो शायद हमें ग्रेविटी की हकीकत का भी पता लग जाए। पृथ्वी पर तो ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि यहां ग्रेविटी बहुत कमजोर है, मगर ब्रह्मांड में एक ऐसी भी जगह है जहां ग्रेविटी का राज है, एक ब्लैक होल के अंदर। वो वहां इंसिनरेट मैटर को ग्रेविटेशनल आग से पूरी तरह जला सकती है। हालात अगर अनोखे हों तो हमें हमेशा वो नहीं मिलता जिसकी हम उम्मीद करते हैं, मगर कई बार उस अनोखे हालात से भी हमें कुछ नए नजरिए मिल जाते हैं। यही वजह है कि ग्रेविटी का सच जानने के लिए फिजिसिस्ट उसकी स्टडी एक ऐसी जगह पर कर रहे हैं जहां उनके मुताबिक वो बड़ी अनोखी हरकत करती है। फिजिसिस्ट शॉन कैरोल के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। ग्रेविटी आज की तारीख में फिजिक्स की सबसे बड़ी समस्या है और वो उसका सामना सीधे सीधे कर रहे हैं। ये कहना कि ग्रेविटी बड़ा ही मुश्किल विषय है हमारे लिए चौंकाने वाली बात थी। हम बिल्कुल नई खोज कर रहे हैं और ग्रेविटी को बिल्कुल नए तरीके से देख रहे हैं। फिजिसिस्ट जानते हैं कि ग्रेविटी के बारे में नई राय बनाने के लिए कहां कोशिश की जा सकती है। वो जगह है एक ब्लैक होल। ब्रह्मांड के ये दानव एक तारे की मौत पर बनते हैं। तारे का सारा मास एक ही पॉइंट पर जमा हो जाता है और उस जगह पर ग्रेविटी अपने थियोरेटिकल मैक्सिमम पर होती है। हर ब्लैक होल के चारों ओर एक नजर न आने वाला खोल होता है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। ये वो पॉइंट है जहां ब्लैक होल की ग्रेविटी के पार लाइट भी नहीं जा सकती। कोई नहीं जानता कि उस सरहद के पार असल में क्या है। ब्रह्मांड के उस हिस्से में ग्रेविटेशनल फील्ड इतना तगड़ा होता है कि उसके पार जाकर कोई वापस नहीं आ सकता। कोई उसके अंदर जाकर खोज तो कर सकता है लेकिन वहां से कभी वापस बाहर नहीं आ सकता। थियोरेटिकल फिजिसिस्ट शॉन ने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की। मान लीजिए कि आप एलिस जैसे एक एस्ट्रोनॉट हैं, बहादुर कॉस्मिक एक्सप्लोरर, और आप ब्लैक होल के अंदर जाने की भी हिम्मत रखते हैं। ग्रेविटी की हमारी आज की थियोरी के अनुसार आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब वो हद यानी इवेंट होराइजन आ गई जहां से कभी लौटा नहीं जा सकता। कुछ ऐसे अहम प्रिंसिपल भी हैं जिन्हें हमें मानना ही पड़ेगा। उनमें से एक है नो ड्रामा। उसके मुताबिक अगर आप इवेंट होराइजन के पार भी चले जाते हैं तो आपको ये तक पता नहीं लगेगा कि वो जगह ब्रह्मांड की दूसरी जगहों से अलग है। मतलब ब्लैक होल के करीब पहुंचने पर कोई ड्रामा नहीं होता। फिजिसिस्ट्स बड़े लंबे समय से मानते रहे हैं कि इवेंट होराइजन के पार जाने के बाद कोई ड्रामेटिक घटना नहीं होती, लेकिन ब्लैक होल के अंदर पहुंचते ही वहां की लगातार बढ़ती ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी आपको एक ह्यूमन स्पैगेटी बना देती है। मगर साइंटिस्ट अब ये भी मानने लगे हैं कि शायद लंबे समय से चली आ रही ये सोच गलत है। ग्रेविटी के नियम शायद इवेंट होराइजन पर टूट जाए। उसके अंदर ग्रेविटी बिल्कुल ही अलग होती है या होती ही नहीं। फिजिसिस्ट्स ने इस कॉन्ट्रडिक्शन का अंदाजा तब लगाया जब उन्होंने ये कैलकुलेट करना शुरू किया कि एक ब्लैक होल के अंदर और उसके आसपास के पार्टिकल्स किस तरह से एक दूसरे से जुड़ते हैं, और उन्होंने उस प्रोसेस को एंटेंगलमेंट कहा। एंटेंगलमेंट के मुताबिक मान लीजिए हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन हैं और हम ये नहीं जानते कि वो क्या कर रहा है, लेकिन अगर वो एंटेंगल्ड है तो एक को मापकर हम देख सकते हैं कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो हम फौरन ये समझ जाएंगे कि दूसरा भी उसी तरह घूम रहा है। फिजिक्स का एक और प्रिंसिपल कहता है कि पार्टिकल हमेशा एक ही साथी के साथ जुड़ते हैं और वो किसी भी कीमत पर हमेशा एक ही पार्टनर के साथ एंटेंगल होते हैं। मगर हम ब्लैक होल से जुड़े जिस फिजिक्स को जानते हैं उससे तो यही लगता है कि इवेंट होराइजन पर पार्टिकल्स को एक से ज्यादा एंटेंगल्ड पार्टनर की जरूरत पड़ती है। मगर इस बात को कोई भी फिजिसिस्ट मानने को तैयार नहीं था। इसे ही हम आम्हेरी, मरोल्फ, पोल्चिंस्की, सली पैराडॉक्स कहते हैं। सेंटा बारबरा के 4 फिजिसिस्ट ने इसके बारे में बताया था।
उन 4 फिजिसिस्ट्स ने इस पैराडॉक्स के बारे में एक बड़ा ही अनोखा समाधान दिया। अब वक्त आ गया था कि इवेंट होराइजन पर नो ड्रामा वाले प्रिंसिपल को भूल जाया जाए। सच तो यह है कि वहां बहुत कुछ होता है। अगर कोई किसी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन तक पहुंच जाता है तो उसे आग की एक दीवार भस्म कर देगी। ब्लैक होल आग की एक दीवार से घिरे होते हैं और वो इतनी खतरनाक होती है कि वो उसके अंदर जाने वाले पार्टिकल को भस्म कर सकती है, या वो स्पेस और टाइम के फैब्रिक को भी भस्म कर सकती है। शॉन और उनके साथी ये पता लगा रहे हैं कि ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स आखिर किस तरह से आग का वो घेरा बनाती है। स्टीवन हॉकिंग ने कहा था कि अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स को भी ध्यान में रखें तो ब्लैक होल से रेडिएशन निकलता है। ऐसे में अगर हम इवेंट होराइजन तक यानी ब्लैक होल की सरहद तक जाएं, तब वहां खाली जगह में भी हमें वर्चुअल पार्टिकल घूमते मिल जाएंगे। उनमें से कुछ बाहर की ओर भागते हैं तो कुछ ब्लैक होल के अंदर ही ले जाते हैं। फिजिसिस्ट्स मानते हैं कि अगर ब्लैक होल फायरवॉल सचमुच है तो वो हॉकिंग रेडिएशन से ही बनी होगी। हमें तो यही लगता है कि वो फायरवॉल असल में हॉकिंग रेडिएशन से ही बनी है, और इस बात में कोई शक नहीं है कि ब्लैक होल के करीब होने की वजह से वो बहुत ज्यादा वायलेंट और ड्रामेटिक भी होगी। अगर सचमुच वो फायरवॉल है तो इसका मतलब है कि वहाँ एक सरहद है, एक छोर है। हम अभी ये नहीं जानते कि वहाँ जाने पर क्या हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वहाँ जो कुछ भी है वो स्पेस और टाइम हो ही नहीं। वहाँ क्वांटम मैकेनिक्स तो हो, पर वो ग्रेविटी और स्पेस टाइम नहीं हो जिसकी बात आइंस्टाइन ने की थी। उस ब्लैक होल फायरवॉल के पार जाने के बाद शायद ग्रेविटी एक बिल्कुल नया रूप ले लेती है। अगर हम ये जान लें कि उसका वो रूप कैसा है, तब शायद हमें ब्रह्मांड में दूसरी जगहों पर ग्रेविटी का असली स्वभाव भी पता लग जाएगा। हम अब ब्लैक होल के उस इवेंट होराइजन को भी देखने की सोचने लगे हैं, जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं गया। इस एस्ट्रोनॉमर का कहना है कि ये ऐसी कोशिश कर सकते हैं। ये दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा टेलीस्कोप भी बनाने जा रहे हैं। 26,000 प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसी जगह है जहां हम ग्रेविटी का असली स्वभाव जान सकते हैं। वो जगह है हमारी आकाश गंगा के बीचों बीच बना एक बड़ा ही विशाल ब्लैक होल। एस्ट्रोनॉमर मानते हैं कि अंतरिक्ष में बना वो ब्लैक होल सूरज से ज्यादा बड़ा नहीं है। इतनी दूर मौजूद एक इतनी बड़ी चीज को देखने के लिए हमें पृथ्वी जितना बड़ा टेलीस्कोप चाहिए। तो फिर हम बनाते क्यों नहीं? एस्ट्रोनॉमर शेप टोलमन का करियर तब शुरू हुआ जब वो एक रोमांचक शुरुआत की ओर पहुंचे। यहां, यानी इस जगह। मुझे रेडियो एस्ट्रोनॉमी की जो बात सबसे अच्छी लगी है वो ये है कि इसमें हम दुनिया की सैर कर सकते हैं। मुझे लगा कि हाँ, ये काम मेरे लिए है, मुझे तो इसी फील्ड में कुछ करना है। फिर जब मैं इस मैदान में उतरा तब उसके बाद काफी काम भी हुए। शेप अपना ज्यादातर काम अपने ऑफिस के बंद कमरे में ही करते हैं और वहां अक्सर वो सपनों की दुनिया में खो जाते हैं और खुद को एक ब्लैक होल देखने वाला पहला एस्ट्रोनॉमर मानने लगते हैं। इस फील्ड की सबसे बड़ी समस्या यही है कि एस्ट्रोनॉमर सिर्फ उन चीजों को ही देख सकते हैं जिनसे लाइट निकल रही है। जब हम अपने आप से ये पूछते हैं कि एक ब्लैक होल कैसा होगा, तब सबसे पहले मन में यही आता है कि हमें आखिर ब्लैक होल दिखते ही क्यों हैं? उन्हें तो दिखना ही नहीं चाहिए। जब लाइट एक ब्लैक होल के अंदर जाती है तब वो वहां से कभी बाहर नहीं आ पाती। लेकिन एक ब्लैक होल के आसपास की सारी लाइट ही उसके अंदर नहीं जाती। थोड़ी लाइट इवेंट होराइजन की ओर भी मुड़ जाती है, जिससे ब्लैक होल की एक शैडो इमेज बनती है। उस इमेज से यह पता लगता है कि इवेंट होराइजन पर ग्रेविटी का व्यवहार कैसा होता है। लेकिन जब तक वो लाइट हमारे पास तक पहुंचती है तब तक वो सिग्नल इतना मध्यम पड़ जाता है कि उसे देखने के लिए शेप को कई हजार किलोमीटर चौड़ा एक टेलीस्कोप चाहिए। इसलिए वो उसे बनाने जा रहे हैं। शेप दुनिया की बड़ी अलग और अनोखी जगहों पर जाकर एक बहुत बड़े इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। उम्मीद है कि 2015 के बसंत में दुनिया के सारे हाई प्रिसिजन टेलीस्कोप हमारी आकाशगंगा के सेंटर की ओर फोकस होंगे। हमारी आकाशगंगा के सेंटर में एक बड़ी ही अनोखी चीज है।
एक बहुत ही बड़ा ब्लैक होल। वो इतना बड़ा है और हमारे इतने करीब है कि हमारे पास एक मौका है कि हम उसे देख सकें। उस ब्लैक होल की तस्वीर लेने के लिए शेप की टीम ने एक नायाब तरीका अपनाया है, जिसके तहत वो अलग अलग टेलीस्कोप को मिलाकर एक वर्चुअल टेलीस्कोप बनाएंगे हमारी पृथ्वी जितना बड़ा। देखिए, मैं अभी पृथ्वी के सेंटर पर खड़ा हूँ, जो असल में एक बॉल फील्ड है। हमारे चारों तरफ नोजल से पानी निकल रहा है, जिसे हम एक कॉस्मिक ऑब्जेक्ट जैसे कि एक ब्लैक होल से निकलने वाली लाइट मान लेते हैं। एक टेलीस्कोप से हम उसके बहुत कम ही डेटा जमा कर पाएंगे, इसलिए हम पूरे बॉल फील्ड के चारों ओर कई टेलीस्कोप लगाने वाले हैं, जो पानी के बहाव को देखेंगे और उन्हें अच्छी तरह से सैंपल करेंगे, और उससे हमें उस ऑब्जेक्ट की एक बड़ी तस्वीर बनाने लायक डेटा मिल जाएंगे। जब मैटर उस बहुत बड़े ब्लैक होल में गिरता है, तब उससे अंतरिक्ष में रेडिएशन फैलता है। शेप अपने सोर्स से निकलते ही उस लाइट के आकार को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी वैसा ही होगा जैसे इन नोजल से निकलने वाला पानी। वो जितनी दूर तक जाता है, उसकी फुहारें उतनी ही ज्यादा फैलती। लेकिन अगर ज्यादा बड़े इलाके में पानी जमा करने वाले ज्यादा कलेक्टर हों, तो उनमें जमा हुए पानी से हम नोजल के आकार को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। पाइप के नोजल से इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है। एक टेलीस्कोप या एक कप से हम उस नोजल से निकलने वाली इंफॉर्मेशन का एक छोटा सा हिस्सा ही रिकॉर्ड या जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरे फील्ड में कई कप रखे हों, तब हम उस पूरे इंफॉर्मेशन फील्ड को सैंपल कर सकते हैं, और तब हमें उस ऑब्जेक्ट की, इस मामले में नोजल की पूरी जानकारी हमें मिल सकती है। और उससे हम पानी के उस छोटे से हिस्से से ये पता लगा सकते हैं कि जब पानी निकला था तब क्या हुआ होगा। शेप के पृथ्वी जितने बड़े वर्चुअल टेलीस्कोप में इतना रेजोल्यूशन तो है कि उससे ब्लैक होल के किनारे की ग्रेविटेशनल फिजिक्स का अंदाजा लगाया जा सके। ग्रेविटी एक थियरी है। पृथ्वी पर वो अच्छी तरह से काम करती है, मगर हमने अभी तक उसकी कड़ी परीक्षा नहीं ली है। हमने अभी तक ये पता नहीं लगाया है कि क्या ब्लैक होल के छोर पर भी ग्रेविटी का ऐसा ही दबदबा है। ये एक ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी टूट सकती है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इनको भी टेस्ट करें। इसी तरीके से हम रियलिटी के नेचर को समझ सकते हैं। इससे ही हम ये जान सकते हैं कि क्या ब्रह्मांड के बुनियादी आधार के बारे में हमारी सोच सही है। ग्रेविटी असली लगती है। ये हमें उस जगह पर टिकाए रखती है जिसे हम अपना घर कहते हैं, मगर शायद ग्रेविटी वो नहीं है जो नजर आती है। अगर ग्रेविटी सचमुच एक भ्रम है, तो अब वक्त आ चुका है कि हम उन बातों पर सवाल खड़े करें जो हम अपने ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं। जब हम उन बातों को भूल जाएंगे जिन्हें हम सही मान रहे हैं, तभी हम सच्चाई का असली स्वाद ले पाएंगे।